कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। वो लड़का कब का जा चुका था। इशरत ने गंदी चादर गंदे कपड़ों में फेंक दी और बाथरूम में दाखिल होकर अंदर मशीन में इस लड़के के कपड़े उठाने लगी। उठाया तो इसमें से इस लड़के की एक अजीब से बो आ रही थी जो इशरत को फिर मदविश कर रही थी। लेकिन इशरत ने फौरन अपने आप को संभाला और सब कपड़े धोने बैठ गई। इशरत का इस वाकया के बाद अब दिल और दिमाग इस लड़के के तरफ ही खोया रहता था। वो डरती थी कि अगर वो गलत फैसला करके इस लड़के के साथ कुछ कर लेती है तो बदनाम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर की औरत और आग इसको कहती थी कि तेरे पास अपनी जिस्म की भूख और ठंडी करने का और कोई मौका नहीं है। ये लड़का ठीक है, इसके साथ अपना ताल्लुक बना लो और खुद भी ऐश करो और इस लड़के को भी करवाओ। वो भी प्यासा है और तुम भी प्यासी हो, और अगर वो तुम्हें बदनाम करना चाहता तो वो तुम्हारी जिंदगी की सब बातें जानता है, लेकिन फिर भी बदनाम नहीं किया आज तक। बस उन सोचों के बाद इशरत फैसला कर चुकी थी कि इसको अब क्या करना है और कैसे करना है। 3 दिन हो गए थे, वो लड़का इशरत के घर दोबारा नहीं आया और इशरत यहाँ इंतजार में थी कि वो आए तो कोई बात आगे चले, लेकिन वो नहीं आया। और चौथे रोज इशरत खुद इस लड़के के घर चली गई। जब उनके घर दाखिल हुई तो वो सहने खड़ी अपनी मोटर बाइक धो रहा था। इसकी नज़र इशरत है पड़ी तो डर के मारे इसका रंग लाल सुर्ख हो गया और भागकर अंदर कमरे में चला गया। इशरत इसकी माँ के पास बैठ गई और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद इस लड़के की माँ से बोली, बहन ज़रा अपने बेटे को मेरे घर भेजना, मुझे थोड़ा सौदा सलफ मंगवाना है। तो वो आगे से बोली, क्यों नहीं बहन, मैं अभी इसको कहती हूँ। उसकी माँ ने आवाज़ के ही अपनी माँ की बातें सुन रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा आंटी के घर चले जाना, उनको कुछ घर का सौदा सलफ मंगवाना है। वो लड़का बोला, जी ठीक है उम्मी जी, मैं चला जाऊंगा। और फिर अंदर चला गया और इशरत थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करके वहाँ से घर आ गई और उस लड़के का घर आने का इंतजार करने लगी। दोपहर के वक़्त वो लड़का इशरत के घर आया और इशरत ने इसको अंदर बिला लिया, लेकिन इस लड़के का चेहरा साफ बता रहा था वो काफ़ी ज्यादा डरा हुआ था। इशरत ने इस वक़्त इससे बात करना मुनासिब नहीं समझा और उसको पैसे और सौदा सलफ की रसीद दी ताकि वो ले आए। वो लड़का सौदा लेने चला गया और कोई 1 घंटा बाद वापस आया तो इशरत ने इसके लिए शरबत बना के रखा हुआ था इसको कमरे में और देकर खुद सौदा सलफ रखने किचन में चली गई। वो किचन से फारिग होकर दोबारा कमरे में गई तो वो लड़का पी चुका था और इशरत को देख कर उठ कर जाने लगा तो इशरत ने इसको रोक लिया और कहा कि यहाँ ही बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर किचन में पानी पीने चला गया। तो मैं उठकर किचन में पानी पीने चला गया। मैंने किचन से पानी पिया और वापस टीवी वाले कमरे की तरफ आया तो दरवाजे है पहुंचा तो चची के कमरे की खिड़की साथ में ही थी। इसमें से आवाज़ मेरे कानों में आई, साइमा आंटी चची से कह रही थी, और कितना बर्दाश्त करूं, ये सब आपके भाई का कसूर है। मैंने ये बात सुनी तो मैं सोचने लगा कि साइमा आंटी अपने मियाँ की किस बात की शिकायत कर रही है। मैं टीवी वाले कमरे की बजे चची की खिड़की के साथ जाकर खड़ा हो गया तो अंदर देखा तो चची और साइमा आंटी दोनों बेड पे बैठी हुई है। मैं उनकी बातें गौर से सुनने लगा। चची साइमा आंटी से बोली कि देखो साइमा, मैं भी औरत हूँ, तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन नईम, चची का पहले नंबर वाला भाई, जो कर रहा है वो गलत है। अगर घर में किसी को पता चल गया तो बर्बादी हो जाएगी, और ख़ासकर नईम की बीवी, वो तो मौका की तलाश में रहती है। इसको तो अपने बाप के पैसों का बहुत मान है। वो तो अपनी माँ की वजह से ही नईम के साथ रिश्ते के लिए राज़ी हुई थी, नहीं तो वो तो इस रिश्ते पे राज़ी ही नहीं थी। और अगर उसको ये बात पता चल गई तो पूरे घर में बर्बादी हो जाएगी। साइमा आंटी बोली, इसमें मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारी भाई का कसूर है। वो ये हरकत मेरे साथ पिछले 6 महीने से कर रहा है। जब मेरा मियाँ छठी काट कर वापस गया था उसके बाद से नईम भाई ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत दफ़ा उनको डांट चुकी हूँ लेकिन वो बाज नहीं आते हैं। शुरू में तो वो सिर्फ बोलकर गंदी गंदी बातें करके तंग करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता गया और वो जहाँ भी मुझे अकेला किचन या घर में किसी जगह देखते तो कभी मुझे तंग करते, कभी किचन में जब काम कर रही होती थी तो मेरे हाथ पे हाथ फेर कर चले जाते थे। जब कभी देखा घर में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैंने कई बार उनको धक्का देकर कई दफ़ा उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन उनपे कुछ असर ही नहीं होता। और पिछले हफ्ते तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। रात को मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, कोई रात के 1 बजे सब सो रहे थे। वो मेरे कमरे में आ गए और अंधेरे में आकर मेरे साथ मेरे बेड पे बैठ गए और मेरे साथ बैठे रहे। ये कौन आधी रात को आ गया है? मैंने फौरन टेबल लैंप जलाया तो देखा तो वो नईम भाई थे और उन्होंने मेरे मुंह पे अपना हाथ रख दिया और मेरे कानों में बोले, साइमा आराम से बैठी रहूं और देख, शोर नहीं करना, नहीं तो तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी।
और फिर थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मैंने कहा, नईम भाई, आपको शर्म नहीं आती? मैं आप भाई की बीवी हूं, अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने लगे हुए हैं? वो बोले, साइमा, तेरा मियाँ 2 साल बाहर रहता है और 2 महीने घर, मुझे पता है। तुम उसके बगैर 2 साल नहीं रह सकती। मैंने कहा, नईम भाई, मुझे नहीं, और मैं अपने मियाँ के बगैर अकेली रह सकती हूँ। अब खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। नईम भाई आगे से बोले कि मेरी बीवी भी हफ्ते में एक दफ़ा मुझे अपने पास जाने देती है। उम्मी ने मेरे गिले ये लाड़की डाल दी है, इसका गुरूर ही इतना है और मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती। और मुझे रोज़ प्यार चाहिए। मैं जवान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। साइमा, तुम ही मेरा ख्याल करो, यकीन करो, ये बात तुम्हारी और मेरे दरमियान ही रहेगी। मैं तुम्हें इतना खुश करूँगा कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। इसलिए मान जाओ और जिद ना करो। मैंने फिर उनसे कहा, नईम भाई, अब खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करें। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मैं कल भाभी से आपके लिए बात करूंगी कि वो आपका ख्याल करे, आप यहाँ से जाएं। नईम भाई बोले, साइमा, तुम पागल मत बनो, तुम मेरी बीवी को नहीं जानती। अगर उसके साथ मेरी कोई भी बात करोगी तो कुछ ना करके भी वो तुमको बदनाम कर देगी, इसलिए जिद नहीं करो। मैंने कहा, नईम भाई, मैं अपनी इज्जत आपको नहीं दे सकती, वो आपके भाई की इज्जत है, मैं ये कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं थोड़ी देर खामोश हो गई और सोचने लगी कि नईम भाई की बातें तो सच है। मैं 2 साल अपने मियाँ के बगैर रहती हूँ, मुझे नईम भाई के साथ ताल्लुक़ बना लेना चाहिए। लेकिन फिर मेरे दिल और दिमाग में अपने मियाँ की इज्जत और नईम भाई की बीवी का ख्याल आया कि अगर कल को किसी दिन भी नईम भाई की बीवी को बात पता चल गई तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो एक शकी मिजाज की औरत थी, इससे किसी भले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और नईम भाई यहाँ से कुछ किए बना भी नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, अब घर में मुझे फिर तंग नहीं करेंगे और ना ही मैं आपसे इसके अलावा कुछ और करूंगी। नईम भाई बोले, फिर मेरी भी एक शर्त है। हो सकता है अगर तुम मुझे जब मैं कहूँ मुलाकात हो तो मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा, ना तंग करूंगा और ना ही उसके अलावा कुछ और मांगूंगा। अगर मंजूर है तो बताओ। मैंने कहा कि ये भी कोई घाटे का नहीं, लेकिन मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो मुनफट किस्म का बंदा है, पेट का बहुत हल्का है। कल को अगर तुमने कभी भी किसी वजह से इसको किसी बात से ना की तो वो सबके सामने तुम्हें जलील भी करवा देगा। और दूसरा, इसकी बीवी एक नंबर हुरम औरत है, इसको शक भी हो गया तो वो पूरे घर में क़यामत ले आएगी। साइमा आंटी बोली, इसलिए तो तुम्हें कह रही हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? खुद तो तुम शौकत और इरफान के साथ अपना वक़्त कितने मज़े से गुजार रही हो, लेकिन मेरी सहेली और कजिन होकर भी आज तक तुमने मेरा नहीं सोचा। एक मियाँ है, वो दो, इस वक़्त जो मेरी आंखों ने देखा मुझे इस बेयकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि खिड़की में से जिस बंदे को मैंने देखा था वो चची की बड़ी बहन कक्का मियाँ इरफान था, जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। और मेरे दिल और दिमाग में पहले इरफान अंकल का नाम और निशान भी नहीं था। वो चची से पूरे 8 साल बड़े थे और उनके अपने बच्चे जवान थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी को उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो भी मेरी तरह है।